नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग आफ्टर रीट के एग्ज़ाम के बाद में फिर से मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि सभी मेरे प्यारे रीट वाले साथियों का अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। एग्ज़ाम तो आपका हो ही गया है, तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, कोई चिंता करनी नहीं है। परिणाम का इंतज़ार कीजिए, आराम कीजिए एकदम। नए अपने को पेपर मिलान करने हैं और नई मेरिट वगैरह के बारे में टेंशन लेनी है। अच्छे तरह से आपने एग्ज़ाम दिया है तो ईश्वर अपने को अच्छा परिणाम देगा। फालतू में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर पे आराम कीजिए, घर का खाना खाइए कुछ दिन और विश्राम कीजिए, है ना। और फिर जो भविष्य में होने वाली कोई बड़ी वैकेंसी है उसके लिए एक बार फिर से खुद को तैयार कीजिए और मैदान में फिर से हाजिर हो जाइए। आज हम लोग इकोलॉजी के अगले पार्ट पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जैव रासायनिक चक्कर। और जैव रासायनिक चक्रों में मैं आपको बता दूं, जैव रासायनिक चक्रों में हम लोगों ने बात स्टार्ट करनी थी। इसमें सबसे पहले मैंने आपको शायद लिखवाया होगा जल चक्कर, नंबर 2 पे जैसे ऑक्सीजन चक्कर, नंबर 3 पे जैसे नाइट्रोजन चक्कर, इसी प्रकार से नंबर 4 पे अपने फास्फोरस चक्कर, ऐसे पढ़ा करते हैं ना। नंबर 5 पे अपने सल्फर चक्कर, इस प्रकार से अपने चक्रों के बारे में बात किया करते हैं। चक्कर का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का एलिमेंट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी घटक है, वो जब काम में आता है तो एक बार में नष्ट नहीं होता, वह पुनः प्रकृति में विसरित हो जाता है और फिर से रीयूज होता है, यानी कि दोबारा उसका पुनः उपयोग किया जाता है। इसीलिए हमने इनका नाम क्या रखा, चक्कर नाम रखा, यानी कि एक साइकिल के रूप में लगातार कोई चीज़ जो है वो प्रयोग में आती रहे। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो चक्कर है, वैसे तो ये सारे ही है, लेकिन कई बार बेसिक जो क्वेश्चन आ जाता है ना, वो नाम से पूछ लिया जाता है। जैसे फास्फोरस चक्कर एक प्रकार का अवसादी चक्कर होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फास्फोरस चक्कर एक अवसादी प्रकार का चक्कर है, यह गैसीय चक्कर नहीं है, ठीक है ना। यह कोई गैसीय चक्कर नहीं है, ये लाइन याद रखनी है, गैसीय चक्कर नहीं है, ठीक है। और ये जो फास्फोरस चक्कर है, इसका आरंभ जो है वो कहाँ से होता है, चट्टानों के अपरदन से इनका आरंभ होता है। चट्टानों के अपरदन से आरंभ होना, यानी शुरुआत जो इनकी होती है वो कहाँ से होती है, चट्टानों के मतलब अपरदन से, और फिर ये मृदा से जो है वो प्रारंभ होता रहता है लगातार, है ना, एक साइकिल के रूप में। तो यहाँ से जो ये वाले जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये एक तो अवसादी और एक गैसीय प्रकार का नहीं है, ऐसी लैंग्वेज से LDC 2018 में 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, देखो ना। ऐसा कौन सा चक्कर है जो अवसादी प्रकार का है, फास्फोरस चक्कर। ऐसा कौन सा चक्कर है जो गैसीय प्रकार का नहीं है, फास्फोरस चक्कर, है ना। ऐसा कौन सा चक्कर है जो चट्टानों से स्टार्ट हुआ है, चट्टानों से इसका आरंभ स्टार्टअप हुआ है, वो कौन सा है, फास्फोरस चक्कर, इसीलिए इसका नाम अवसादी चक्कर रखा गया है। अब हम लोग जो बात स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पर्टिकुलर कहाँ से, फास्फोरस चक्कर से, फिर एक एक करके अपने सारे चक्रों के बारे में विस्तृत जो है अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ जल चक्कर के बारे में। बेसिक बातें बताऊंगा, जहाँ से अपने बेसिक लेवल में क्वेश्चन जो है वो सीधे बन जाए। अब जैसे जल चक्कर में सबसे पहला पॉइंट तो अपने को याद रखना है, जल स्रोत। किसी भी प्रकार का जल स्रोत, पोखर, तालाब, है ना, किसी भी प्रकार का सामान्य पानी, नदियाँ, नहरें, सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जल स्रोत जो है यहाँ से क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है ना। यानी कि जल का वाष्पीकरण हुआ तो वह क्या बन गया, जल वाष्प बन गया, और जल वाष्प बनकर हवा में, वातावरण में विस्तृत हो गया। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब पानी भाप बनकर ऊपर ऊंचाई में जाता है तो ऊंचाई बढ़ने पर, अब एक लाइन यहाँ पर याद रखनी है कि जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में क्या परिवर्तन आता है, तापमान कम होता है या तापमान बढ़ता है। तो हमें याद रखना है कि ऊंचाई बढ़ने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या देखी जाती है, कमी देखी जाती है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह कौन सा पर्यावरणीय घटक है ना, जिसमें ऊंचाई बढ़ने पर परिवर्तन देखा जाता है और कमी देखी जाती है। तो टेम्परेचर जो है उसमें हमेशा कमी देखी जाती है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, और इसकी यूनिट जो है वो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी हो जाना, है ना। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो जल वाष्प का क्या होगा, संघनन होगा। ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संघनन यानी कि कंडेंसेशन होगा। जब जल वाष्प का संघनन होगा तो संघनन का परिणाम क्या बनेगा, संघनन का परिणाम बनेगा वहाँ पर बादलों का निर्माण होना, वहाँ पर बादल बनने स्टार्ट हो जाएंगे।
बादल बनेंगे, कोहरा बनेगा, धुंध बनेगी, ओलावृष्टि होगी, हिमपात होगा, है ना। तो जब संघनन के कारण बादल आदि बनते हैं, फिर ये जल जो है वापस मृदा पर आता है, इसको अपने बोलते हैं वर्षण। वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन। वही बात कि जल वाष्प का मृदा पर किसी भी रूप में गिरना, किसी भी रूप में जल वाष्प मृदा पर गिरती है, तो जल वाष्प का मृदा पर किसी भी रूप में गिरना क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर रहेगा ये वर्षण कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है, ठीक है ना। जल वाष्प का उत्सर्जन तो पादप भी करते हैं, कब? जब वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जब पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो जल का उत्सर्जन कर देते हैं और ऊपर जल वाष्प के रूप में उसका मतलब विसरण करते हैं मृदा में, सॉरी वातावरण में। इसी प्रकार से कुछ जंतु जो होते हैं वह भी श्वास की जब प्रक्रिया अपनाते हैं या श्वास की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो जल वाष्प जो है उसका उत्सर्जन वातावरण में करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जल स्रोत है वो वायुमंडल में उड़ता है, ऊपर जाता है, ये तो प्रक्रिया है एक साइकिल के रूप में हमेशा चलता रहता है। तो जैसे 165 मीटर ऊंचाई जाएगी, टेम्परेचर कम आएगा, जल वाष्प का संघनन होगा, बादल बनेंगे, है ना, वर्षा होगी, कोहरा गिरेगा, धुंध आएगी, ओलावृष्टि हो सकती है, हिमपात हो सकता है, कुछ भी, और कुछ भी अगर गिरता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? वर्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अब देखिए, एक तो यहाँ पर याद रखना कि बादलों का निर्माण होना कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है? संघनन, है ना। और एक ये बड़ी बात भी आपने याद रखनी है कि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर में किस प्रकार से कमी देखी जाती है? तो 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ये लाइन आपने याद रखनी है। दो ही यहाँ तक बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनते हैं इस लेवल में। और किसी भी रूप में जलवाष्प का मृदा पर गिरना जो है वो क्या कहलाता है? तो वर्षण, है ना। तो वर्षण क्या है? चाहे जलवाष्प किसी भी रूप में धरती पर गिरे वो वर्षण है, सिंपल बात है एकदम। अब हम लोग थोड़ा सा और हल्का सा लेवल इसमें बढ़ा रहे हैं। जल चक्कर मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ। जब पूरी की पूरी बारिश होती है, हमारे लिए जल स्रोत क्या है? वर्षा जल ही है ना। भले ही नहरों से अपने को पानी मिल जाए, लेकिन नहरों में भी पानी जो है वो वर्षा के कारण ही आया होगा, है ना। जब पीछे से जो डैम होते हैं वो भरते हैं तभी पानी अपने को मिलता है। तो रियलिटी ये है कि वर्षा जल ही हमारे लिए जल स्रोत है। तो होलार्ड होता है कंप्लीट वाटरफॉल ऑन अर्थ, है ना, यानी कि सारा का सारा पानी, टोटल पानी जो वो क्या होता है? होलार्ड होता है। अब बारिश होने के बाद में आपने देखा होगा कि सारा पानी तो रहता नहीं है, बहुत सारा पानी तो उस जगह विशेष से बह जाता है। तो जो पानी बह जाता है उसको अपने बोलते हैं एकार्ड। एकार्ड कौन सा पानी है? जो बह गया, है ना, बहने वाला पानी, मतलब जो ठहरा नहीं और बह गया। अच्छा, एक होता है वो जो ज़मीन के अंदर रह जाता है या ज़मीन के ऊपर खड़ा रहता है, उसको अपने बोलते हैं क्रेसार्ड, ठीक है। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि बहने वाला पानी और ठहरने वाला पानी, ये जो दोनों पानी है वो टोटल क्या होता है? होलार्ड होता है ना। तो होलार्ड सारा पानी है, जिसको मैंने दो भागों में बांटा, एकार्ड और क्रेसार्ड। एकार्ड जो बह गया वो हमारे काम नहीं आया, क्रेसार्ड वो है जो मृदा में है और वो हमारे काम आता है। तो हम लोग क्रेसार्ड को क्या करते हैं? फिर से 3 भागों में डिवाइड कर दिया करते हैं, ठीक है। अब 3 भाग कौन कौन से? एक तो वेपोरेट वाटर। वेपोरेट वाटर यानी कि वाष्पीकृत जल, वो जल जो सूर्य का प्रकाश आने पर और तापमान बढ़ने से मृदा से वायुमंडल में वाष्प के रूप में उड़ गया, है ना। तो उसको तो बोलते हैं वेपोरेट वाटर यानी कि वाष्पीकृत जल। और दूसरे नंबर पर वो पानी है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण मृदा के अंदर गहराई में चला जाता है, जड़ क्षेत्र से भी नीचे चला जाता है, तो उसको अपने बोलते हैं गुरुत्वीय जल, ग्रेविटी वाटर, है ना। तो इस प्रकार से मैंने दो तो नाम ये बता दिए। एक वो जो मृदा के अंदर जड़ों के आसपास रह जाता है, उसको अपने बोलते हैं केशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर या केशिका जल, है ना। तो अब याद रखना है, वाष्पिक जल जो नमी के रूप में हवा में उड़ गया, गुरुत्वीय जल जो मतलब जड़ों से भी नीचे चला गया मृदा में गहराई में, केशिका जल जो मृदा में जड़ों के आसपास है ना। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा कि सामान्य रूप से पेड़ पौधे किस जल को ग्रहण करते हैं? केशिका जल को। तो एक लाइन तो अपने को बेसिकली याद रखनी है, सामान्यतया पादप इसी जल को ग्रहण करते हैं, है ना। यानी कि नॉर्मली अगर हम देखें तो पेड़ पौधे कौन से जल को ग्रहण करते हैं? केशिका जल को। अगर आपसे पूछे कि सामान्य रूप से पादपों में किस जल को ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो आप बताएंगे केशिका जल को। और यहाँ पर इस जल को ग्रहण करने के लिए वो किस विधि को प्रयोग में लेते हैं? तो आपको मैं बता दूँ, जल अवशोषण जो है वो हमेशा कौन सी विधि से होता है? परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। बड़ी कॉमन सी बात है। गुरुत्वीय जल वो पादप ग्रहण करते हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। और कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी होंगी?
मरुस्थलीय पादपों की, जीरोफिटिक प्लांट्स की। मरुद्भिद पादप यानी ऐसे पादप हैं मरुद्भिद पादप जहाँ पर रेगिस्तान होने की वजह से पानी उपलब्ध ही नहीं है और पानी काफ़ी गहराई में चला गया, तो जो इनकी जड़ें हैं मरुस्थलीय पादपों की वो उस पानी की तलाश में और अधिक गहरी हो जाती है ना। तो मैं सिर्फ इसमें इतना लिखूंगा मरुस्थलीय पादप, या ऐसे लिख दूंगा मरुद्भिद पादप। तो जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, ठीक है ना, जिनको अपने जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट्स है ना, तो ये बात अपने याद रखनी है कि जो मरुस्थलीय पादप हैं या जीरोफिटिक प्लांट्स हैं वो गुरुत्वीय जल को भी ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर गहरी जड़ें देखी जाती हैं। तो गहरी जड़ें होने के कारण मरुद्भिद पादप, जीरोफिटिक प्लांट्स या मरुस्थलीय पादप जो है वो गुरुत्वीय जल को भी ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों तीनों, ये वाला तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और एक ये भी है वाष्पीकृत जल। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो वाष्पीकृत जल को भी ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। उन पादपों को अपने कहते हैं दलदली भूमि में उगने वाले पादप। अब याद रखना, दलदली भूमि में उगने वाले पादप, ठीक है। दलदली भूमि में उगने वाले जो पादप होते हैं, जैसे इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आर्किड। जैसे आर्किड एक ऐसा पादप है जो दलदली भूमि में उगता है ना। तो दलदली भूमि में उगने वाले पादप जैसे आर्किड हवा में जो नमी होती है उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकी विशेषताएं क्या होती है? तो ये प्लांट्स होते हैं ना, इनमें विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जिनको अपने बोलते हैं लटकनी जड़ें। लटकनी जड़ें है ना। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है ना, इस प्रकार से मान लो कोई प्लांट है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे लटकनी जड़ें देखी जाएगी, ठीक है ना। तो और मृदा तो नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये लटकनी जड़ें हैं। तो यहाँ पर जो लटकनी जड़ें पाई जाती हैं इनमें, वो क्या करते हैं, नमी जो होती है वायुमंडल में उसका भी अवशोषण कर लेते हैं, नमी का भी अवशोषण। और नमी का अवशोषण किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जो इस नमी का भी अवशोषण करने में सक्षम है, और इस टिश्यू का नाम है वेलामेन टिश्यू, यानी कि वेलामेन उत्तक, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक पॉइंट है कि आर्किड एक ऐसा पादप है जो क्या करता है, दलदली भूमि में उगता है और इसके अंदर लटकनी जड़ें पाई जाती हैं जो क्या करते हैं, वेलामेन टिश्यू के कारण वायुमंडल की जो नमी होती है उसका भी अवशोषण कर लेते हैं। और उस नमी का अगर रूप देखें तो वाष्पिक रूप क्या है, वाष्पिक जल है, जो क्रेसाट का एक छोटा पार्ट था। तो मुझे लगता है कि आपने जल चक्कर में इस पॉइंट को भी समझ लिया होगा। क्रेसाट ठहरा हुआ पानी जिसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो गया और उसको आर्किड जैसे पादप लटकनी जड़ों के माध्यम से, जिनमें वेलामेन टिश्यू होते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। गुरुत्वीय जल ऐसी जगह जहाँ पर पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चला जाता है, तो मरुद्भिद पादप जो होते हैं उनकी जड़ें इस पानी को ग्रहण करने के लिए अत्यधिक गहरी हो जाती हैं और वो मरुद्भिद पादप जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो गुरुत्वीय जल को भी ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य रूप से जिन पेड़ पौधों को आप देखते हैं वो सामान्य रूप से किस जल को ग्रहण करते हैं, किसिका जल को, और कौन सी विधि से ग्रहण करते हैं, तो आप बताएंगे पराशरण विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, ये मैंने कुछ जल चक्कर के अकॉर्डिंग जो है आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक उसको भी आपने सुनना है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन चक्कर। तो अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है ऑक्सीजन चक्कर के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल फैक्ट जो है सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, ऑक्सीजन चक्कर। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, हम सब जानते हैं। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो है कितना परसेंट है भाई, 20.9%, जिसको अपने पूर्णांक में 21% लिख देते हैं, जो इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों के लिए अनिवार्य है और हम इसे प्राणवायु के रूप में भी जानते हैं। तो मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ, पॉइंट पे इस बात को समझा रहा हूँ। पॉइंट आपने ये समझना है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है वो सभी प्रकार के जीवों के लिए अनिवार्य है। तो मैंने लिखा वायुमंडलीय ऑक्सीजन। इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन को प्रकृति के सभी पादप और जंतु दोनों ही ग्रहण करते हैं। यानी जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है इसको सभी पादप और जंतु ग्रहण करते हैं। किस प्रक्रिया में? श्वसन। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप हो चाहे जंतु हो, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस का निर्माण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब आप ये बात याद रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है पादप श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, है ना, गैस ग्रहण करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने लोग क्या है, उतावलेपन में है ना, उतावलेपन में अपने क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देते हैं। तो आपने याद रखना है पादप श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि पादप प्रकाश संश्लेषण जो होता है
उसमें कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मूव करते हैं, ठीक है ना, रिमूव कर देते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है इसको श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति के सभी पादप, चाहे वो किसी भी प्रकार का पादप हो, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, सभी प्रकार के जंतु इस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और यह श्वसन की प्रक्रिया किस भाग में संपन्न होती है? तो आपको मैं बता दूं, यह प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया भाग में संपन्न, ठीक है, बड़ा कॉमन सा ये भी पॉइंट है। और एनर्जी बनाती है तो उस प्रक्रिया को अपने श्वसन बोलते हैं ना। तो चाहे पादप हो, जो जंतु हो, सभी को श्वसन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनानी है, तो सभी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेंगे, CO2 गैस बनाएंगे। लेकिन CO2 को वापस O2 में बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? पादप ही है। और वो क्या करता है? ऐसा काम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संपन्न करता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में पादप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करके ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में वापस मुक्त करते हैं। ऐसा काम केवल और केवल पादप करते हैं, जबकि पादप और जंतु दोनों मिलकर श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, कुछ और भी है, जैसे किसी भी प्रकार के ईंधन का दहन आप पढ़ते हैं, चाहे वो आप कोयला, कागज़, जो भी है ना, किसी प्रकार का द्रव ईंधन है, कोई ठोस ईंधन है, कोई गैस ईंधन है ना, मैथेन वगैरह है, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, CNG हो गया, ठीक है ना, LPG हो गया। तो जो भी गैस का दहन होगा तो ऑक्सीजन सदैव किस में बदलेगी? CO2 में। मतलब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन CO2 को वापस ऑक्सीजन में बदलने वाला अकेला कौन है? पादप। और वो भी किस माध्यम से ऐसा करता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऐसा करता है। अब आप देखिए, सीधी बात यह है कि अगर पादपों में कमी दिखी गई है ना, पादपों की कमी, पादपों में कमी नहीं कहेंगे वरना कुछ और समझ लेंगे आप, पादपों में किसकी कमी है ना, तो पादपों की अगर कमी हो जाएगी, इस प्रकृति में वनस्पति कम हो जाए, पेड़ पौधे कम हो जाए, तो इसका मतलब इस प्रकृति में CO2 जो है वो ऑक्सीजन में कम बदलेगी और CO2 गैस की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अगर पेड़ पौधे कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने का दुष्परिणाम ये होगा कि वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जैसा जो है वो प्रभाव देखा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जिसको अपने बोलते हैं वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, ठीक है। तो लगे हाथ अपने ग्लोबल वार्मिंग पे एक छोटी सी टिप्पणी कर ही लें। हम लोग क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जब भी पढ़ा करते हैं ना, तो एक दो गैसें याद करते हैं और पराबैंगनी किरणें वगैरह बोल के अपना काम चला लेते हैं ना, ओजोन परत का अपक्षय वगैरह। कंपटीशन जो है ना वो यहाँ से इस प्रकार से नहीं पूछेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आपको मैं सीधा डायरेक्ट कंपटीशन की बात बता रहा हूँ कि होता क्या है इसमें ना। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, एक तो आपने याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक आपने याद रखना है मेथेन गैस CH4, एक याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और एक याद रखना है N2O। ये चार गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज होती हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस 60% रिस्पॉन्सिबल है, मेथेन गैस 20% रिस्पॉन्सिबल है, CFC गैस जो है वो 14% रिस्पॉन्सिबल है 14%, और N2O है वो मात्र 6% रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रकार से 100% जो है वो मैंने आपको गैसों का क्रम बता दिया। और ये जो क्रम है ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। अब आप इंटरेस्ट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन RAS जो प्री आपका 2016 का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सीधा डायरेक्ट पूछा गया था ना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों का अवरोही क्रम बताइए, है ना। तो समस्या सबसे बड़ी पहले यही हो जाती है कि अपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो है वो मोस्टली वही जानते हैं कि भाई ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पराबैंगनी किरणें आएंगी, ओजोन परत नष्ट हो रही है ना, और समुद्री जल स्तर ऊपर उठ जाएगा वगैरह वगैरह। कंपटीशन में तो ये आएगा नहीं, हम लोग तो वही पढ़ के छोड़ देते हैं। तो ये वाली जो बातें हैं वो तो अपने भूल ही जाएंगे बिल्कुल ही, है ना। अवरोही क्रम वगैरह इनका तो कोई जिक्र ही नहीं करेगा, और कंपटीशन जो यहीं से पूछा जाता है। इस जगह से जो मैंने अभी बात की, आप एक बात और याद रखेंगे, ऐसा ही एग्ज़ाम जो हुआ है 2021 वाला अभी जस्ट, इस एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और उसमें किसी एक गैस के बारे में पूछा गया था ना ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2015 की रीट और 2018 की रीट जो है वो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है, लेकिन 2021 की अभी जो रीट हुआ था उसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही शानदार मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, तो आपने इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और अगर वनस्पति कम हो जाती है तो CO2 गैस बढ़ती है, उसका दुष्परिणाम ये आता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ और गैसें भी ऐड करके बता दी। इस प्रकार से जब हम लोग बात करते हैं तो कौन सा चक्कर अपने पढ़ लिया करते हैं? ऑक्सीजन चक्कर, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट चक्कर के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है नाइट्रोजन चक्कर। बहुत महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन चक्कर भी।
तो अब मैं आपसे नाइट्रोजन चक्कर के बारे में बात करूँगा और नाइट्रोजन चक्कर के बाद में हम लोग अन्य घटकों पर बात करेंगे। और वैसे देखें तो नाइट्रोजन चक्कर अपने आप में बड़ा ह्यूज टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको उसके बारे में। जैसे नाइट्रोजन, पहला पॉइंट है वायुमंडल जो है उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78.1%, जिसको हम लोग 78% पूर्णांक में लिख देते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1 बात। दूसरा बिंदु हमें ये समझना है कि जो नाइट्रोजन है वह है वायुमंडल में 78% है और यह बहुत ही कम क्रियाशील गैस है। क्रियाशीलता इसकी ज़्यादा नहीं होती, एक कम क्रियाशील गैस के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है ना, हर किसी के साथ क्रिया नहीं करती। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नाइट्रोजन है वो पादपों के लिए, अब देखना, पादपों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में जानी जाती है। प्राथमिक पोषक तत्व है ना। पेड़ पौधों को अपने संपूर्ण जीवन काल में 60 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 17 पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं। और उन 17 में से, क्योंकि मैं शॉर्ट ही बात कर रहा हूँ, पोषक तत्व टॉपिक नहीं ले रहा, तो उन 17 में से जो पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में जाने जाते हैं उनमें आप याद रखना, मैं लिख रहा हूँ, प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं उनमें आप 3 पोषक तत्वों को पढ़ा करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, पीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2017-18 में, 17-18 का एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम में एनपी के पूछा गया था, मात्र 6ठी क्लास का क्वेश्चन था, देखो, है ना, 6ठी क्लास के संदर्भ में क्वेश्चन। और एक मज़े की बात और देखिए, रीड का पेपर आप सबने दिया, है ना, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तो रेयर, बाकी 8वीं तक ही पूरा पेपर सिमट गया। तो हम लोग क्या है कि ज़्यादातर बहुत बड़े लेवल की बुक्स पढ़ने के चक्कर में छोटी किताबों को पढ़ते नहीं हैं और उसका परिणाम हमारे सामने आता है कि क्वेश्चन फिर सेट नहीं बैठते, क्योंकि हम बहुत ऊपर का पढ़ लेते हैं और बेसिक क्वेश्चन अपने समझ से बाहर हो जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब आप जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो फिर बेसिक किताबें पढ़िए ना, कौन मना करता है, क्यों बड़ी किताबों के चक्कर में अपने पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाइडें, बड़ी बड़ी बुक्स जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कोई मतलब ही नहीं निकलता। चलिए फिर से बात करते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। अब पॉइंट, क्योंकि मैंने टॉपिक लिया नाइट्रोजन चक्कर के बारे में, तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए क्यों जरूरी है, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो पादपों के लिए नाइट्रोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहला पादप में वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है वो कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, किसी भी प्रकार की प्रोटीन की बात कर लो, नाइट्रोजन उसमें मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, एक बात ये भी है। तीसरा, कि जो पर्णहरित होता है क्लोरोफिल होता है ना, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल का निर्माण करने वाला घटक भी किसको मानते हैं, अपने नाइट्रोजन को मानते हैं। हालांकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी है, मैग्नीशियम और आयरन भी इसके अंदर देखे जाते हैं। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मैं मूल रूप से इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करूँगा। अब जब प्लांट छोटे होते हैं तो उनकी वृद्धि में मूल भूमिका कौन निभाता है, नाइट्रोजन निभाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सुनिए। पादप नाइट्रोजन को सीधा नाइट्रोजन गैस के रूप में ग्रहण नहीं करते, पादप नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी जो पादप है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस के रूप में ग्रहण थोड़ी करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। तो अब इनमें मैं मुख्य जो बातें वो बता रहा हूँ कि मोस्टली जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो सामान्य पादप जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, पॉइंट नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, कि जो दलदली भूमि में उगने वाले पादप हैं या अधिक पानी चाहने वाली फसलें हैं जैसे धान है, वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती हैं, NH4 अमोनियम के रूप में, है ना। अधिक पानी चाहने वाली फसलें जैसे धान नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। सामान्य रूप से जो पादप होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं या नाइट्राइट के रूप में भी कुछ पादप जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो बेसिक हैं, जो नाइट्रोजन चक्कर के बारे में अपने को पता होना ही चाहिए, मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दी। अब नाइट्रोजन चक्कर का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, जहाँ से अपने नाइट्रोजन साइकिल को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे ऊपर बात कर रहा हूँ मैं आपसे अभी, ध्यान रखना इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। जो नाइट्रोजन चक्कर होता है इसको अपने 4 चरणों में वर्गीकृत किया करते हैं। कितने चरणों में, 4 चरणों में, है ना। अब 4 चरण है कौन कौन से, लेट इट क्लियर अबाउट इट।
अब देखिए सबसे पहला होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बहुत महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। नंबर 2 पे अपने पास आता है अमोनीकरण, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, ठीक है। अमोनीकरण, क्योंकि क्या है कि जनरल साइंस में ना नाइट्रोजन चक्कर को इन 4 भागों में कोई डिवाइड करके बताता नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बेटर अपने पढ़ा जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन कुछ तो पढ़ा जाए ताकि अपने कुछ क्वेश्चन जो है वो सेट हो सके। नंबर 3 हम लोग यहाँ पर बात क्या करते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण के बारे में, ठीक है। और नंबर 4 पे जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है नाइट्रीकरण का ऑपोजिट, जिसको अपने बोलते हैं विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बहुत तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अमोनीकरण आप सीधा समझ लीजिए, अमोनीकरण यानी कि किसका निर्माण, अमोनिया का निर्माण। अब देखो अमोनिया का निर्माण करने वाली प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो बड़ा बेसिक है, इसको याद रखें। नाइट्रीकरण, अब देखिए जो आपने अमोनिया का निर्माण किया था, यानी कि जो NH3 अमोनिया आपने तैयार की थी, उस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दो, NO2 या NO3 में। पहले NO2 बनता है फिर NO3 बनता है ना। तो अमोनिया को नाइट्राइड और नाइट्रेट में बदलना, ये क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस क्वेश्चन को भी RPSC के RS-MSSB बोर्ड जो है उसका LDC का जब 2018 का एग्जाम होता है तो इस क्वेश्चन को भी वहाँ पर पूछ लिया जाता है। नाइट्रीकरण क्या है, अमोनिया को किस में बदलना, नाइट्राइड और नाइट्रेट में बदलना, ये नाइट्रीकरण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, बहुत शानदार लेवल का प्रश्न है, बेसिक साइंस का नहीं है, थोड़ा सा प्लस एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट आता है विनाइट्रीकरण, और विनाइट्रीकरण में आप समझ गए होंगे नाइट्रीकरण का ऑपोजिट है, यानी कि जो नाइट्रेट आपने प्राप्त कर लिया, इस नाइट्रेट को तोड़ दीजिए और किस में तोड़ दीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। और जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन वापस टूटेगी तो इस नाइट्रोजन को वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाएगा, और जब ये नाइट्रोजन वायुमंडल में मुक्त होगी तो नाइट्रोजन चक्कर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो नाइट्रोजन चक्कर के ऊपर मैंने बात की है उसमें मैं आपको बता दूं 4 स्टेप, कंटिन्यू 4 स्टेप आपने याद करने हैं, जिसमें सबसे पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन को यूज़ करना स्टार्ट किया हमने, फिर उसको अमोनिया में बदला, अमोनिया से हमने नाइट्राइड और नाइट्रेट में बदला, फिर नाइट्रेट को हमने वापस तोड़ा और तोड़कर वापस नाइट्रोजन को वायुमंडल मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन एक साइकिल ग्रुप में यूज़ होने लगा, इसलिए हम लोगों ने इस साइकिल का नाम ही क्या रख दिया, नाइट्रोजन साइकिल। तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन चक्कर का जो प्राइमरी जो इसका लेवल है, यानी कि जो इसका इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको करवा दिया। नाइट्रोजन चक्कर पर विस्तृत व्याख्या जो है वो हम लोग अगले वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन चक्कर अपने आप में कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है। तो हाँ, एक मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, कुछ बच्चों ने कहा था सर टॉपिक जो है रेगुलर अपडेट करो और एक वीडियो में एक ही टॉपिक करवाने का थोड़ा सा प्रयास करें, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नाइट्रोजन चक्कर वाला जो इसका पार्ट है मेन, उसको मैं भले ही मुझे क्लास थोड़ी बड़ी करनी पड़े, कितने ही वीडियो बनाने पड़े, है ना, एक वीडियो में मैं उस टॉपिक को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। और आप लोग सभी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कंटेंट जो है वो आपके काम आए, अच्छे से नोट्स बनाया करो, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में तो निश्चित रूप से ही डाल दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप वास्तव में कुछ देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, है ना, और हमें कुछ मेहनत किस प्रकार की करनी चाहिए, ठीक है। और याद ये रखना है कि जो मैटर मैं करवा रहा हूँ उस टॉपिक को भली भांति तरीके से पढ़ते रहो। आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि अपने बोर्ड पर ज़्यादा यूट्यूबर्स की तरफ से जो नौटंकी होती है वो नौटंकी अपने कर नहीं रहे, और नहीं भाई मेरे को करनी आती है, ये भी बात है। तो कोशिश ये रखो कि जो भी टॉपिक आपने यहाँ पर पढ़ा उसको और अप्रिशिएट करो, अपने दोस्तों साथियों तक उसको भेजा करो, ताकि अपने को हमारी मेहनत भी अच्छी हो और अपना जो परिवार है वो भी थोड़ा बढ़े। धीरे धीरे सदस्य और ऐड हो रहे हैं और अपने साथियों को जोड़ रही, ताकि परिवार बड़ा हो और बड़े परिवार में फिर और भी अच्छे जो कंटेंट है वो आप लोगों तक मैं उपलब्ध करा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।